स्वागत दोस्तों, आगे करके आगे सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे दोस्तों प्रियंका गांधी भाजपा के द्वारा गौमूत्र के एक्सपर्ट को कमेटी का मेंबर बनाए जाने को लेकर क्यों भड़की है दोस्तों, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और कौन है ये गौमूत्र एक्सपर्ट जिस पर प्रियंका गांधी का गुस्सा निकला है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर प्रियंका गांधी और ओम बिरला के बीच में भी जोरदार तरीके से नोकझोंक हुई है दोस्तों। जैसे ही प्रियंका गांधी के खिलाफ बोलने लगे वैसे ही 9 के 9 सांसद खड़े होकर ओम बिरला को देने लगे जोरदार तरीके का जवाब दोस्तों। वहीं पर छात्रों के आंदोलन के दौरान प्रियंका गांधी को आई चोट के मामले को लेकर भी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश बदलाव चाहता है और युवाओं के आंदोलन की सफलता बीजेपी के उल्टे गिनती की शुरुआत है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर आएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर वायनाड की सांसद और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी की तरफ से लोकसभा के अंदर अपना बयान दिया गया दोस्तों। लोकसभा में बयान देने के लिए जब खड़ी हुई प्रियंका गांधी तो उन्होंने कई सारे ऐसे सवाल खड़े किए जिस पर शिक्षा मंत्री और बीजेपी के पूरे सांसदों के समूह के अंदर सुगबुगाहट तेज हो गई दोस्तों। दरअसल प्रियंका गांधी ने बयान देते हुए देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों के आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को किए गए सरकारी हमले पर निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने बताया कि छात्रों के ऊपर किया गया हमला साफ तौर पर देश के छात्रों का अपमान है और देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और उनके साथ अपमानजनक बर्ताव करने और कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहती हूं कि किसके आदेश के बाद छात्रों के ऊपर हमले किए गए और इतने गंभीर तरीके की चोट पहुंचाई गई, किसी को लाठी डंडों से पीटा गया, किसी के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, तो ये जो सारी हरकतें की गई इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और छात्रों को न्याय कब मिलेगा। उन्होंने साफ तौर पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया दोस्तों। लेकिन प्रियंका गांधी ने पहली बार एक ऐसा शब्द यूज किया जिसे लेकर बीजेपी के लोग और ज्यादा चिढ़ने लगे दोस्तों। प्रियंका गांधी ने गौमूत्र शब्द का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी पर निशाना साध दिया। प्रियंका कहती है कि इस नई कमेटी के अंदर यानी शिक्षा को लेकर जो नई कमेटी बनाई गई थी जो ये देखेगा कि भारत के अंदर नीट का पेपर कराने वाले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर क्या कुछ बदला जा सकता है और भारत में परीक्षा कराने के तरीके में क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। तो इस हाई पावर कमेटी टास्क फोर्स की जिम्मेदारी इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलखानी को दिया गया दोस्तों। लेकिन उनके साथ में जो व्यक्ति जोड़े गए हैं, एक तो XIB के चीफ यानी पूर्व खुफिया विभाग के अध्यक्ष तपन देवका का नाम जोड़ा गया है और एक और नाम प्रोफेसर वी कामाकोटी का नाम जोड़ा गया है दोस्तों, जो IIT मद्रास से जुड़े हुए हैं और IIT मद्रास के अंदर कंप्यूटर साइंस, AI और साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ कई सारे चीजों में इनका नाम है दोस्तों। लेकिन प्रियंका गांधी ने इन पर तंज कसते हुए कहा कि ये जो नई कमेटी बनाई गई है इस नई कमेटी में एक तो IB के चीफ को जोड़ दिया गया है। कहने का मतलब एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ा गया है जिसका शिक्षा से लेना देना नहीं, यानी जो खुफिया विभाग देखता था उसको शिक्षा की इस कमेटी से जोड़ा गया और एक प्रोफेसर को जोड़ा गया है जो गौमूत्र का विशेषज्ञ है, IIT मद्रास का निदेशक है। सच में शिक्षा के बारे में इन्हें क्या पता है, ये सच है यानी तंज कसा उन्होंने दोस्तों। आपको बता दें कि प्रोफेसर वी कामाकोटी जिन पर निशाना साधते प्रियंका गांधी ने गौमूत्र का एक्सपर्ट बताया दोस्तों, ये व्यक्ति वही है जिन्होंने जनवरी 2025 के अंदर गौशाला के एक इवेंट में जाकर बोला था कि गौमूत्र के अंदर एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल और कुछ डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है यानी विशेषताएं होती है और गौमूत्र के अंदर एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल बता रहे हैं दोस्तों। जो बातें बाबा रामदेव करते हैं वो पढ़ा लिखा प्रोफेसर IIT मद्रास का डायरेक्टर बोलता है और उसे बीजेपी की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने के लिए कमेटी का मेंबर बनाया है दोस्तों। और प्रियंका गांधी इसी बात पर भड़क रही है और पूछ रही है कि गौमूत्र के विशेषज्ञ को यहाँ पर कमेटी की जिम्मेदारी क्यों दी गई। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, देश के शिक्षा को लेकर कोई भद्दा मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रियंका गांधी का गुस्सा एकदम सही है, जायज है, वाजिब है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर इसी भाषण के दौरान प्रियंका गांधी के बयान के दौरान स्पीकर के साथ नोकझोंक हो जाती है दोस्तों। स्पीकर प्रियंका गांधी को रोकने की कोशिश करते हैं, इस पर स्पीकर के द्वारा बार बार प्रियंका गांधी के भाषण में रोक टोक की कोशिश करने पर 9 के 9 सांसद भिड़ जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद जैसे जैसे माहौल को ठंडा किया जाता है और स्पीकर बाद में प्रियंका गांधी के भाषण के बीच में फिर भी टोका टाकी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका भाषण पूरा होता है, जिसके बाद प्रियंका गांधी स्पीकर पर तंज कसते हुए कह देती हैं कि मुस्कुरा दीजिए सर, मेरा भाषण खत्म हो गया। और इसके बाद सब वहां मुस्कुराने लगते हैं, यानी एक तरीके से प्रियंका गांधी ने स्पीकर को भी नहीं छोड़ा दोस्तों। और चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर स्टूडेंट के आंदोलन में प्रियंका गांधी की भूमिका ने सबको आकर्षित किया है दोस्तों। प्रियंका गांधी ने एक मां की तरह स्टूडेंट की पिटाई के मसले को पर्सनली लिया है और खड़गे के आवास से अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर आइडिया भी प्रियंका गांधी का बताया जा रहा है दोस्तों। यानी प्रियंका गांधी के कहने पर ही राहुल गांधी और पूरी की पूरी टीम प्रधानमंत्री आवास के बाहर नजर आई थी और यहाँ पर प्रियंका गांधी भी नजर आ रही थी। लेकिन धक्का मुक्की और तमाम तरीके के संघर्ष के बाद प्रियंका गांधी के पैर की उंगली का जो नाखून है वो टूट गया दोस्तों। इस तरीके की जानकारी मिली और बीते दिन जब वो संसद भवन जा रही थी तो तस्वीरें देखी गई जिसमें उन्होंने पैर में पट्टी बांधा हुआ था
इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि गोदी मीडिया के लोग कहते हैं कि आखिर देश का विपक्ष कहां है, देश का विपक्ष अपने पैर की उंगलियां तुड़वा रहा है, लेकिन दिखाई किसी कैमरे वाले को देता नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया का कैमरा आप लोग जानते हैं कि किसके पहरे पे चलता है दोस्तों। और जब पहरा कैमरे पर किसी सरकारी व्यक्ति का होगा तो उसको कैसे विपक्ष का दुख दर्द दिखाई देगा। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर विपक्ष के संघर्ष को दबाने की एक कोशिश है, लेकिन कहीं ना कहीं पता चला है कि छात्रों के आंदोलन को डंके की चोट पर समर्थन किया गया और खुद लड़ाई लड़ी गई। राहुल गांधी को भी काफी ज्यादा चोटें आई दोस्तों इसके बावजूद, क्योंकि छात्र सड़कों पर थे तो नेता विपक्ष और आम जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला व्यक्ति कैसे अपने घर में बैठ सकता था। तो प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री आवास के पास नजर आई दोस्तों। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। वहीं पर प्रियंका गांधी भाषण दे रही थी तो बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उल्टा उल्टा बोल रहे थे। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस बोल रही है, जवाब दे रही है, सुनो चुपचाप। और इसके बाद कांग्रेस के सारे सांसद खड़े हो जाते हैं दोस्तों, जमकर बीजेपी वालों को हड़काया जाता है। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी एकदम एग्रेसिव मूड में, इंदिरा गांधी वाले मूड में नजर आ रही थी दोस्तों, जिसे एकदम सन्नाटा बीजेपी के पूरे पार्लियामेंट के अंदर पसरा हुआ नजर आया। बड़ी बात यह थी कि नरेंद्र मोदी भी गायब चल रहे थे, अमित शाह भी गायब चल रहे थे, यानी शाह का तो इस्तीफा मांगा जा रहा है। जिस दिन शाह दिखेंगे उस दिन या तो माफी या तो इस्तीफा मांगा जाएगा। और प्रियंका गांधी जब भाषण दे रही थी तो दोनों जगह खाली थे दोस्तों। राजनाथ सिंह केवल बैठे हुए थे, तो एक तरीके से मोदी और शाह आने को तैयार नहीं है संसद में। और फिर कहते हैं कि विपक्ष शिक्षा के बिल को लेकर चर्चा नहीं करना चाहता। जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही मौजूद नहीं रहेगा तो फिर चर्चा किस बात का होगा, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए दूसरों पर आरोप लगाने से पहले, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के कथित नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ द्वारा प्लास्टिक पैलेट कारतूस के इस्तेमाल का उल्लेख संसद मार्ग थाने की जनरल डायरी में किया गया है। यानी जो जीडी मेंटेन किया जाता है, जिस जीडी में सारी बातें लिखी जाती है कि क्या क्या आदेश दिए गए और किस तरीके का पूरा मामला पूरे दिन रहा, थाने की पूरी रिपोर्ट लिखी जाती है दोस्तों। तो ऐसे में उस दिन की रिपोर्ट जो जीडी है, जो जनरल डायरी है, उसके अनुसार जीडी के अनुसार भीड़ को नियंत्रण करने के लिए यह कार्रवाई मौजूदा दिल्ली के डीसीपी रैंक के अधिकारी के निर्देश पर किया गया। 20 जुलाई को रात करीब 1:24 पर दर्ज जीडी प्रविष्ट में कहा गया है कि डीसीपी के निर्देश पर आरएएफ ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 55 नॉन इलेक्ट्रिक सेल, 15 इलेक्ट्रिक सेल और 5 आंसू गैस के गोले और एंटी राइट गन से प्लास्टिक पैलेट वाले 2 बैलिस्टिक कारतूस दागे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये दस्तावेज राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शनकारी के खिलाफ प्लास्टिक पैलेट कारतूस के इस्तेमाल का पहला आधिकारिक रिकॉर्ड माना जा रहा है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया, जो डीसीपी रैंक अधिकारी और बिना किसी ऊपर किसी अपने राजनीतिक नेतृत्व से पूछे बिना तो आदेश जारी नहीं करता, तो ये बताना चाहिए कि आखिर ऊपर से आदेश किसका आया था, क्योंकि डीएसपी का काम तो उस आदेश का पालन करना है या फिर जो आदेश ऊपर से आया है उसका पालन करना है। तो ऐसे में डीएसपी की जगह पता ये चलना चाहिए और बताना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि बच्चों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाएंगे, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाएगा, नॉन इलेक्ट्रिक शेल का इस्तेमाल किया जाएगा, 15 इलेक्ट्रिक शेल का भी इस्तेमाल किया जाएगा, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन का उपयोग किया जाएगा, कुल मिलाकर दोस्तों 2 बैलिस्टिक कारतूस दागे जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं जो गृह मंत्री अमित शाह को पता थी या नहीं थी, उनको बताना चाहिए। अगर पता थी तो अमित शाह का सीधे तौर पर इसमें जुड़ाव है, अमित शाह के कहने पर ऐसा हुआ है। अगर नहीं थी तो अमित शाह के खिलाफ कोई जाकर प्रशासन में काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग अगर मानते हैं कि अमित शाह को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, वो ज्यादा दिन बचकर जा नहीं सकते, संसद में आना चाहिए, अपना हिम्मत दिखाना चाहिए। जो अपने आप को सरदार पटेल की तुलना में करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, अपने आप को सरदार पटेल वाली मोड में रखते हैं कि मैं सरदार पटेल हूं, तो उनको आकर एक बार बताना चाहिए, हिम्मत जुटानी चाहिए और देश को समझाना चाहिए कि ये कौन सा आदेश उन्होंने दिया था या कौन है जो उनके प्रशासन के अंदर कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर प्रचार सब खत्म हो चुका है दोस्तों। और तेजस्वी यादव बीते दिन प्रचार करने के लिए नजर आए, जहां पर एक दो नहीं बल्कि कई जगह पर उनके बम्पर प्रचार हुए। बांकीपुर में आयोजित रोड शो को लेकर तस्वीरें साझा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वो परिवर्तन राज्य के अंदर स्थापित करना चाहते हैं और परिवर्तन की शुरुआत यहां बांकीपुर से भी होनी चाहिए। और परिवर्तन के लिए बांकीपुर में अपने उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए समर्थन मांगा गया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि 35 साल से इस क्षेत्र में बीजेपी का नेता चुनाव जीता आ रहा है, यानी भाजपा का विधायक चुनाव जीता आ रहा है और तेजस्वी चाहते हैं कि अब यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जनसुराज पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तेजस्वी बांकीपुर में आयोजित रोड शो की तस्वीरें साझा करते हुए बताते हैं कि जन सलाभ, जन उत्साह और जन विश्वास और बदलाव की स्पष्ट अभिव्यक्ति यहां दिखाई दे रही है। ये जन समर्थन 35 वर्षों से विकास की राह देख रहे बांकीपुर में परिवर्तन की बेचैनी का प्रतीक है और ये बेचैनी अब वास्तविकता में बदलेगी, यानी बेचैनी का असर देखने को मिलेगा बैलेट पेपर पर और ईवीएम पर। इसके बाद जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी को बांकीपुर में आज तक का सबसे तगड़ा झटका लगेगा। अगर आप भी मानते हैं कि बांकीपुर वो सीट है जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्ष नितिन नवीन चुनाव जीते आ रहे हैं, 35 साल से जीते आ रहे हैं। अगर बिहार में इसको डिकोड कर लिया गया यानी इस सीट को जीत लिया गया तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी विपक्ष के लिए दोस्तों। और जो उम्मीद है क्योंकि प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हुए हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इसमें अगर तेजस्वी यादव की पार्टी का मुकाबला ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, मजबूत रहा तो बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा, वरना प्रशांत किशोर के लिए स्थिति भी ठीक ठाक है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के नेता ज्यादा होशियार बन रहे थे लेकिन होशियारी उनकी ज्यादा चली नहीं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कितने अच्छे दोस्त हैं 2 मिनट में पता चल गया दोस्तों। हुआ ये कि बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अखिलेश यादव से कहा कि अखिलेश जी देखिए कौन अच्छा है, हम अच्छे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार अच्छी है। सोचिए कि हमारी सरकार है, हमने तो छात्रों की बातें मान भी ली लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तो इंदिरा जी के टाइम में इमरजेंसी लगा दिया था, यानी पूरी तरीके से इमरजेंसी लगाकर लोगों को जेल में बंद कर दिया था। तो इस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया दोस्तों। उससे पता चलता है कि ये जवाब अखिलेश यादव जो राहुल गांधी के एक सच्चे मित्र हैं, दोस्त हैं, बल्कि उससे बढ़कर हैं, तो उनकी बातों से नजर आता है दोस्तों। अखिलेश कहते हैं कि जो आप लोगों ने किया वो किसी इमरजेंसी से कम थोड़ी है। आप लोगों ने आंसू गैस के गोले बच्चों के ऊपर दागे, आप लोगों ने डंडों के अंदर कील लगा लगा कर बच्चों को इसे पीटा, आप लोगों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, आप लोगों ने झटका दिया बच्चों को, इलेक्ट्रिक शॉक देकर उनको परेशान करने की कोशिश की, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की। और आप हमेशा याद रखना कि आप लोगों ने जो हरकत की वो इमरजेंसी वाली यानी आपातकाल वाली हरकत है। और ये आपको याद होगा कि जब पिछली बार आपातकाल लगा था तो सरकार बदल गई थी, तो इस बार भी सरकार बदल जाएगी। यानी अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के नेता होशियारी दिखा रहे थे दोस्तों। किरण रिजिजू उनको लग रहा था कि अखिलेश यादव को अपने साथ में ले आते हैं और राहुल गांधी की आलोचना करवा लेते हैं, लेकिन अखिलेश यादव एक सच्चे साथी है और जानते हैं कि सारी स्थिति बदल चुकी है देश के अंदर। अभी जो वर्तमान स्थिति है उससे लड़ाई लड़नी है और इतिहास में क्या हुआ नहीं हुआ ये सब बातें बीजेपी वालों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन विपक्ष के लिए या फिर इंडिया गठबंधन के लिए मायने नहीं रखती। इंडिया गठबंधन के लिए मायने रखता है कि देश का भविष्य अच्छा हो, सुरक्षित हो, युवा सुरक्षित हो, लोग पढ़ाई लिखाई करे, बच्चे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े तो उनका सम्मान किया जाए, उनके ऊपर लाठी डंडे ना बरसाए जाए। और अखिलेश यादव के पीछे उनकी पत्नी डिंपल यादव भी बैठी हुई थी दोस्तों, जो उनके इस जवाब से काफी ज्यादा खुश भी थी। और डिंपल यादव को पता है कि कितनी प्रताड़ना बीजेपी के लोगों ने 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को आंदोलन कर रहे छात्रों को दिया है, और इस बात को लेकर एक व्यापकता उनके जवाब में दिखाई दे रही है जिसकी सराहना करनी चाहिए और बढ़ चढ़कर सराहना की जानी चाहिए। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है दोस्तों। सभी दल जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है दोस्तों जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है। यूपी में अखिलेश यादव के पुराने साथी रहे स्वामी मौर्य ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात की है। राजेंद्र पाल गौतम लगातार प्रदेश में चुनावी गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं दोस्तों। ऐसे में उन्होंने ये मुलाकात करके इस बात को हवा में तैरा दिया है डिस्कशन करने के लिए यानी बातचीत करने के लिए क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन लड़ेंगे। बिल्कुल इसकी संभावना काफी ज्यादा है। और दूसरा, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को भी साथ में लाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों से ही सफलता मिलेगी। छोटे छोटे जितने भी दल हैं, चाहे अपने क्षेत्र के अंदर आसपास के इलाके के अंदर कुछ हजार वोट इकट्ठा करते हैं, उन सबको एकजुट रखना चाहिए। और जब वोटों का बिखराव विपक्ष के खिलाफ नहीं होगा यानी विपक्ष के वोट एकजुट हो जाएंगे और बीजेपी के वोट बिखरेंगे तो फिर स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर आराम से ऐसी बन जाएगी कि इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी को लेकर जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है दोस्तों, चाहे शंकराचार्य के साथ में दुर्व्यवहार करने का मामला हो या फिर शिक्षा को लेकर बीजेपी सरकार का उदासीन रवैया हो, योगी आदित्यनाथ के कई मौके पर अहंकार दिखाने का मामला हो, या फिर बिजली व्यवस्था को लेकर एक लोगों के मन में गुस्सा हो, या फिर भर्ती परीक्षा को लेकर एक गुस्सा हो, तो ये सारी बातें मिलजुल कर बीजेपी को सत्ता से बाहर धकेलने के लिए पर्याप्त कारण बन चुके हैं, जिसे जल्द से जल्द एक मौके के तौर पर मिलेगा। यानी जब चुनाव होंगे तो एक मौका आम जनता को इन सारे कारणों को समाप्त करके नई उम्मीद नई आशा के साथ आगे बढ़कर इंडिया गठबंधन का हाथ थामने का मौका मिलेगा। देखना यह है दोस्तों कि चुनाव को लेकर आम जनता के बीच में इंडिया गठबंधन किन वादों के साथ पहुंची है और कैसे समझाना बुझाना जो ये काम होता है उसे किया जाएगा। छात्रों को और युवाओं को और आम जनता को बताया जाएगा कि इंडिया गठबंधन उनके लिए बेहतर विकल्प है। और अगर इंडिया गठबंधन अपने बातों को समझाने के लिए पूरी तरीके से सफल हुआ दोस्तों, तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता अमूमन 5 साल में सरकार बदल देती है। लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी की 10 साल सरकार चली गई तो परिवर्तन के लिए तो उत्तर प्रदेश छटपटा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश अमूमन 20 साल 30 साल वाली सरकार नहीं चलाता, तो इसीलिए 10 साल बहुत हो चुके हैं और परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं समीकरण पूरी तरीके से सेट नजर आते हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें देश का दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि एक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पोस्ट से इस्तीफा देकर अपने क्षेत्र उड़ीसा पहुंच जाते हैं। यानी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री थे दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हुआ और जब वो उड़ीसा पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका ऐसे स्वागत किया जैसे कोई जंग जीत कर आए हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यानी देश के छात्रों के लिए एक तरीके से प्रताड़ना, एक तरीके से उनको चिढ़ाने वाला मामला है। सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके कार्यकाल में 21 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान दी, जिसके कार्यकाल में पेपर 2 बार लीक हो गए दोस्तों, और जिसके कार्यकाल के दौरान छात्रों के
न्याय की मांग के दौरान भी उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए और धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा देकर जा रहे हैं तो मोदी और शाह के साथ साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ कर रहे हैं दोस्तों। यानी ऐसा लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान किसी बॉर्डर पर जंग जीत कर आ रहे हैं, जबकि इनके कारण, इनके शिक्षा व्यवस्था, इनके पूरे तंत्र के कारण लोगों की जान बच्चों की जाने गई है, उसे पूरी तरीके से एकदम खत्म किया जा रहा है और संवेदनहीनता की सबसे निचले स्तर को दिखाया जा रहा है दोस्तों। स्वागत करने के लिए भाजपाइयों का भीड़ जो उड़ीसा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर दिखाई दिया, ये कहीं ना कहीं उन छात्रों को बहुत चुभेगा दोस्तों जिनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, और उन परिजनों को बहुत चुभेगा जिनके परिवार के बच्चे अस्त व्यस्त हो चुके शिक्षा व्यवस्था के कारण, देश में दबाव के कारण आज हमारे बीच में नहीं है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जश्न मनाकर बीजेपी वालों ने बता दिया है कि उनको देश के अंदर जान गंवाने वाले छात्रों के प्रति रति भर भी संवेदना नहीं है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहिए कि निचला स्तर दिखा रही है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और निंदा कठोर शब्दों में होनी चाहिए। आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर पूछा जा रहा था कि इनको फंडिंग कहां से आ रहा है, यानी पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि आंदोलन जो शुरू किया गया दोस्तों इसमें एक बड़ी भूमिका कॉकरोच जनता पार्टी की रही, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाया, उसके बाद आम जनता को सड़कों पर उतार दिया दोस्तों। इसके बाद सीजेपी को जो सबसे बड़ा साथ मिला वो लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का मिला, जिसके बाद आंदोलन काफी ज्यादा वायरल हो गया दोस्तों और आम जनता का काफी ज्यादा समर्थन मिला। तो ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी विदेशी फंड के हिसाब से चल रही है, यानी सीआईए का फंड आ रहा है, दुनिया भर की एजेंसी पैसा लगा रही है मोदी सरकार को बदलने के लिए, और जो बीजेपी के अंधभक्त कहे जाते हैं दोस्तों उन लोगों का मानना था कि ये बहुत तगड़ी साजिश चल रही है देश के खिलाफ और देश में सत्ता परिवर्तन, तख्त बदल देना और इस तरीके की चीजें हो रही है, भारत के खिलाफ एक साजिश हो रही है। यानी हर चीज में उनको लगता है कि भारत विरोधी गतिविधि में कोई व्यक्ति शामिल है, यानी अगर कोई भी चीज बीजेपी सरकार के रवैये के खिलाफ बनी है दोस्तों, खासकर नीट पेपर लीक जो एक बहुत बड़ा मामला था, छात्रों का मामला था, इमोशन से जुड़ा हुआ लोगों के मामला था, लेकिन उस मुद्दे को उठाए जाने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, जो लोग साथ में आए तो उन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया गया। यानी हर जगह इनको यही लगता है कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि देश के खिलाफ साजिश चल रही है और बीजेपी अंधभक्तों के लिए देश हो जाता है दोस्तों। ऐसे में जो फंड को लेकर सवाल किए जा रहे थे उन सारे सवालों पर विराम लगाते हुए राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने कॉकरोच जनता पार्टी को 1 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है दोस्तों। सिब्बल ने देश भर के वकीलों से भी इस फंड में योगदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी को यह फंड दिया जाए ताकि आपराधिक मामलों का सामना कर रहे छात्रों को लीगल मदद पहुंचाई जाए, यानी उनको पूरी तरीके से कानूनी मदद पहुंचाई जाए। इस आंदोलन में जो छात्र जुड़े दोस्तों, जिन्होंने आंदोलन को सफल बनाया, अब उन लोगों को निशाना बनाकर उनको टारगेट कर करके कानूनी पचड़े में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं बातों को लेकर कपिल सिब्बल चाहते हैं कि उनको लीगल सपोर्ट मिलना चाहिए, कानूनी समर्थन मिलना चाहिए, और क्योंकि कपिल सिब्बल खुद एक वरिष्ठ वकील है दोस्तों, तो चाहते तो वो खुद भी वकील मुहैया करवा देते, लेकिन क्योंकि छात्र बहुत ज्यादा है और किसको कहां पर किस तरीके की मदद चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि एक संस्थान हो, एक काम करने वाला एक एजेंसी हो, और इसीलिए सीजेपी को 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है कि आप तय करिए कि किसको मदद पहुंचानी है और कौन सा वकील हायर करना है, किस वकील से केस लड़वाना है। तो पूरी तरीके से कपिल सिब्बल मैदान में उतर चुके हैं दोस्तों। तो अब बीजेपी के लोग जो सोच रहे थे कि तंत्र का इस्तेमाल कर लेंगे और मार पीट कर लोगों को सुधार देंगे या फिर कानूनी पचड़े में फंसाकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आगे भविष्य में कोई आंदोलन किया तो छोड़ेंगे नहीं, तो ये जो चीजें हैं उस पर कपिल सिब्बल जैसे लोग डटकर मुकाबला करते हुए कहीं ना कहीं बता देते हैं कि देश कानून के हिसाब से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मेहनत से बना संविधान भारत को एक दिशा दिखाता है। किसी व्यक्ति की सनक या किसी सरकार में बैठे व्यक्ति की अपनी खुद की मर्जी से सरकारें नहीं चलती है या फिर प्रशासन तंत्र नहीं चलता है, बल्कि भारत का कानून है, संविधान है और एक पूरा सिस्टम है, उसके इर्द गिर्द पूरा भारत चलता है। अगर आप भी मानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हर एक व्यक्ति की रक्षा करेगा और बहुत अच्छा काम किया कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाकर, और कई सारे और वकीलों से भी मदद मांगी गई है। देखते हैं कितना फंड जुट जाता है। साथ साथ दिल्ली के छात्र प्रदर्शन और लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई दोस्तों। कोर्ट ने कहा कि छात्रों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और छात्रों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये बयान देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से प्रशासन के लोगों को बता दिया है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी को खुश करने के लिए, किसी नेता को खुश करने के लिए किसी छात्र के ऊपर अंधाधुन आंख बंद करके अंधभक्त वाली कार्रवाई करना बंद करे। और ऐसे में कोर्ट का ये बयान कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों के लिए एक मैसेज है कि वो थोड़ा लिमिट में रहे और अपने नेता को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कानून के दायरे को पार ना करे। साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते 21 बच्चों की जान गई। जब वे इस्तीफा देने के बाद संसद परिसर में आए तो बीजेपी के सांसदों ने भी उनका स्वागत किया जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। ये बयान लोकसभा में नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी के सहयोगी उपनेता गौरव गोगोई ने दिया है दोस्तों। गौरव गोगोई कहते हैं कि बीजेपी वालों ने जो हरकत की है, जो धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करके देश के छात्रों का अपमान किया है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वालों को लग रहा था कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा लेंगे, तो नीट पेपर लीक के मामले को लेकर जो छात्र परेशान चल रहे हैं, उनका परिवार जो खासकर भारतीय जनता पार्टी का मतदाता माना जाता रहा है दोस्तों, जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो
नीट पेपर से सीधे जुड़े हुए रहे हैं, तो उन्होंने आंदोलन किया था और आंदोलन को सपोर्ट किया था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी को लग रहा होगा कि उनका जो पुराना वोट बैंक है, अपर मिडिल क्लास का वोट बैंक, वो वापस आ जाएगा। लेकिन जब परिवार के लोगों ने देखा होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन ये लोग धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जश्न मना रहे हैं, तो सोचिए कितना बुरा लगा होगा कि एक व्यक्ति का इस्तीफा कराया गया, लेकिन इस्तीफा आधे मन से कराया गया या फिर उसका जश्न मनाया जा रहा है, उसके कामों की सराहना की जा रही है, जिसके काम के कारण 21 बच्चों की जान गई और कोई जिम्मेदारी लेने तक को तैयार नहीं है। दोस्तों, इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी कहते हैं कि जो लोग राहुल गांधी स्वयं भ्रष्टाचारी हैं, यानी राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी बताते हुए कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। पिछले दिनों कर्नाटक में पेपर लीक हुआ, इन लोगों ने इस पर कुछ नहीं किया। इतने सालों तक ये लोग सरकार में रहे, पेपर लीक पर कोई कानून नहीं बनाया गया। अभी इस तरीके की बातें बीजेपी के नेता कर रहे हैं। इनकी बौखलाहट एकदम जायज है दोस्तों, क्योंकि इनके मंत्री का इस्तीफा हुआ है और इस बात को भाजपा वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि बीजेपी वालों को लगता था कि उन्होंने जो देश में सबसे बड़ा नेता बनाया है वो शेर है और कभी झुका नहीं है। लेकिन अब उनको पता चल गया कि शेर हो या कोई हो, देश में लोकतंत्र की एक प्रणाली है, व्यवस्था है और संविधान कानून है, जिसके इर्द गिर्द ही सबको रहना पड़ता है। किसी का अहंकार देश के कानून के सामने नहीं टिक पाता और इन्हीं चिड़चिड़ाहट के कारण बीजेपी के लोग राहुल गांधी को कह रहे हैं कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारी। अब सोचिए 12-15 साल से बीजेपी की सरकार है, राहुल गांधी इतने बड़े भ्रष्टाचारी है तो आज जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। राहुल गांधी को जो सांसद के पोस्ट से हटाया गया था वो भी उनके भड़काऊ भाषण के कारण हटाया गया था, उसमें भी कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। और इतना बड़ा तंत्र लेकर बीजेपी बैठी है दोस्तों, बड़े बड़े लोगों को जेल में भेजा जा चुका है। राहुल गांधी को भी कई बार सीबीआई ईडी इन्होंने बुला रखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी को लेकर के पास कोई सबूत नहीं है, केवल हवा में तीर चला रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वालों के पास सब कुछ खास बचा नहीं है, केवल आओ हिट करो और चले जाओ, जब जवाब मांगा जाता है कि सबूत दे दीजिए सर, राहुल गांधी पर जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, हम भी देखे राहुल गांधी कौन से भ्रष्टाचार में शामिल है, तो ये कुछ नहीं पता, खाली आकर बोल देते हैं और चले जाते हैं, मीडिया में बैठ देते हैं। मीडिया वाले उसे बार बार घुमा घुमा कर बोलते रहते हैं, ताकि आम जनता के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी और इस तंत्र में अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब तक तो उनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था, क्योंकि भ्रष्टाचारी कहां है बीजेपी में सबको पता है, कई तो मुख्यमंत्री बने पड़े हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।